रामपुर गांव में शर्मिला अपने बेटे रिंकू के साथ रहती है। शर्मिला विधवा होती है और गांव की एक दुकान में झाड़ू पोछे का काम करती है। वह अपने बेटे रिंकू को गांव के अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजती है और रिंकू भी काफी होनहार बच्चा होता है। रिंकू बेटा, यह देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये तो अनोना मिष्ठान भंडार की आलू जलेबियां है। अरे वाह माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हें उस मिष्ठान भंडार की आलू जलेबी कितनी पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आई हूँ। ये आज मेरी पगार मिली है। बेटा, तुम ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहो ताकि एक दिन तुम एक बड़े आदमी बन पाओ। मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में जरूर सफल हो। माँ, मैं आपका नाम रोशन करके ही रहूंगा, आप देखते रहना। ये हुई ना बात। चलो चलो, अब जल्दी से अपनी किताबें बंद करो और पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक लेकर यह खा लो। आओ। शर्मिला की तनख्वाह इतनी ज्यादा भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने बेटे को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। कभी कभी वह ओवर टाइम काम करके ज्यादा पैसे कमा लेती। शर्मिला का दिल बहुत बड़ा होता है। वह गांव में किसी को परेशानी में देखती तो तुरंत उसकी मदद कर देती। माँ, मुझे नए कपड़े चाहिए। आज मेरा जन्मदिन है। 1 साल से आपने और पापा ने मुझे नए कपड़े खरीद कर नहीं दिए। सोनू बेटा, घर के हालात ठीक नहीं है। तुम्हारे पापा के पास काम नहीं है। ऐसे में मैं उनसे कैसे कहूँ कि वो तुम्हें नए कपड़े खरीद कर दे। बताओ। अरे अरे अरे, क्या हो गया सोनू बेटा? इस तरह रोते नहीं। तुम्हें नए कपड़े चाहिए ना? ठीक है, ये लो, ये रखो पैसे और अपनी माँ के साथ जाकर नए कपड़े खरीद लो। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। भगवान तुम्हें खूब खूब आगे तक ले जाएगा। अरे शर्मिला बहन, इस सब की क्या जरूरत थी? आपके पास भी पैसे होंगे या नहीं, यह भी नहीं जानती। मैं नहीं सोनू बेटा, शर्मिला काकी को उनके पैसे वापस लौटा दो। कैसी बातें कर रही हो सविता बहन? अरे सोनू मेरा भी तो बेटा है। हम गांव वाले नहीं, परिवार वाले हैं। यह गांव एक परिवार है और आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास पैसे हैं, मेरा काम अच्छा चल रहा है। जाइए, सोनू को नए कपड़े दिलाए। एक दिन के अवसर पर उसे रोने मत दीजिए। जी शर्मिला बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब सोनू के पापा की नई नौकरी लग जाएगी तब मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। यह पैसे मैंने अपनी तरफ से दिए हैं सोनू को। मुझे यह पैसे वापस नहीं चाहिए। उर्मिला ऐसे ही गांव में हर किसी की मदद किया करती। एक दिन जब रिंकू स्कूल से लौट रहा होता है, तभी वह एक मैदान में कुछ बच्चों को स्कूटी चलाते हुए देखता है। उन्हें स्कूटी चलाते देख रिंकू का भी स्कूटी चलाने का मन करता है। अरे वाह, यह स्कूटी तो कितनी मस्त है। मुझे भी ऐसे ही स्कूटी चाहिए। मैं आज ही माँ को जाकर बताऊंगा इसके बारे में। रिंकू घर जाकर शर्मिला को अपनी इच्छा के बारे में बता देता है। क्या कहा? हाँ माँ, एक सुंदर सी स्कूटी जिस पर सवार होकर मैं स्कूल आया जाया करूंगा और साथ ही शाम को पढ़ाई करके पूरे गांव की सैर भी करूंगा। कितना मजा आएगा ना। कभी कभी तो आपको भी फैक्ट्री छोड़ दिया करूंगा। अब स्कूटी के पीछे वाली सीट पर बैठ जाना। ठीक है बेटा, अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर ही मैं तुम्हें नई स्कूटी दूंगी। लेकिन हाँ, उससे पहले तुम्हारी परीक्षा भी है, तो स्कूटी पाने के जोश में पढ़ाई करना मत भूलना। नहीं नहीं। माँ, ऐसे नहीं होगा। मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा, आप चिंता मत करो। हाँ। जानती हूँ, मेरा बेटा बहुत समझदार है। वह कभी पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ेगा। उसके लिए पढ़ाई सबसे जरूरी है और उसके बाद सारे काम है ना। लेकिन एक हफ्ते बाद अचानक से शर्मिला जिस फैक्ट्री में काम करने जाती है वह बंद पड़ जाती है, क्योंकि उस फैक्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ होता है। अब शर्मिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? मेरा काम तो छूट गया, अब घर कैसे चलेगा? मैं अपने बेटे को कैसे संभालूंगी? और तो और अगले महीने उसका जन्मदिन है। उस मौके पर मैंने उसे कहा है कि मैं उसे एक नई स्कूटी भेंट करूंगी। मैं उसकी इच्छा को मार नहीं सकती। मैं उसके लिए स्कूटी खरीद कर ही रहूंगी। शर्मिला अब गांव के लोगों के पास जाकर मदद मांगने लगती है। कविता बहन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अब तो भाई साहब की नौकरी लग चुकी है,
ना तो क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती है? जैसे ही मेरे पास आते मैं आपको लौटा दूंगी, लेकिन अभी मेरी मदद कर दीजिए ना। नहीं शर्मिला बहन, माफ करना, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन सविता बहन, मेरी बात तो सुनिए। इससे पहले कि शर्मिला आगे कुछ और कहती, कविता उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। शर्मिला हर किसी से मदद मांगती है, लेकिन कोई उसे 1 रुपया तक नहीं देता। मैंने हमेशा सबकी मदद की। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी निस्वार्थ भाव से सबकी मदद की। लेकिन आज उन सभी लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। रिंकू के जन्मदिन पर शर्मिला उसे स्कूटी नहीं दे पाती और उसे आखिरकार रिंकू को अपनी नौकरी छूट जाने का सच बताना ही पड़ता है। मुझे माफ कर देना बेटा, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं भी क्या करती, किसी ने मेरी मदद नहीं की। कोई बात नहीं माँ, जब आपकी नौकरी लगेगी तब दिला देना मुझे नई स्कूटी। उदास रिंकू इतना कहकर वहां से चला। उस पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल के दहशत से डरे हुए थे और वह अपने बच्चों को लेकर जाने से मना किया करते। अधिकतर बच्चे तो अपने माता पिता की बात मान लेते, लेकिन कुछ बच्चों को यह सब बकवास लगता था। इन्हीं में से अजय और नीलेश जो देर रात बाहर जाकर उस चुड़ैल को देखने का फैसला करते हैं। एक महाशक्तिशाली चुड़ैल का साया है जो गांव के लोगों को मारने के मकसद से घूम रही है। अब तक उसने करीब 10 लोगों की जान भी ले ली है। अलप निरंजन, मुझे सब ज्ञात है। मुझे यह तक पता है कि वो चुड़ैल कौन है, क्या चाहती है और उसका लक्ष्य क्या है। बाबा भी वही आसन जमाकर थोड़े समय के लिए योग में लीन होते हैं और उसके बाद सभी गांव वालों को उस चुड़ैल के असली मकसद के बारे में बताने लगते हैं। यह कुछ समय पहले की बात है। मदनपुर गांव में नंदा अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। नंदा का पति काफी समय पहले ही मर चुका था। नंदा शहर और अनजान अपने दोस्त सुधीर के साथ जंगल के रास्ते घर की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी जाने के बाद उसे एक चुड़ैल पर नजर पड़ती है। अरे यार, सुधीर चुड़ैल, कहाँ से आ गए? तुझे दिख रही है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। यार भाई, हम गलत जगह हंस गए हैं ऐसा लग रहा है। सुधीर और अनजान की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। सुधीर और अनजान चुड़ैल के हंसी की आवाज से अपना कान बंद कर लेते हैं, लेकिन देखे चुड़ैल हंसी की आवाज से दोनों वहीं गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मैं आज आजाद हो गई। अनजान और सुधीर जिस गांव में रहते थे, उस गांव में अचानक से उनकी मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान था। लेकिन गांव के लोग अपने ऊपर आने वाली मुसीबत से अनजान थे। बड़ी बेरहमी से मारा गया है। न जाने किससे इन दोनों की दुश्मनी थी। तुम चुपचाप घर में जाती हो कि नहीं? जब पुलिस का मामला है, पुलिस खुद ब खुद देख लेगी। तुम्हें इन सब चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अजी, उठिए जरा, देखिए बाहर, न जाने कौन हंस रहा है। अरे कोई भी हो, हमें क्या, मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है। सुबह काम पर भी जाना है। अनिल इतना कहकर फिर से सोने की कोशिश कर रहा होता है। तभी संजना उठकर बाहर जाने लगती है। अब हंसी की आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई थी। जैसे ही संजना घर का दरवाजा खोलती है, उसी एक औरत उसके दरवाजे पर खड़ी नजर आती है। अरे अरे अरे, इतनी रात गए, तुम कौन हो और क्या शोर मचा रखा है तुमने? अनिल के इतना कहने के बाद ही जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और उस चुड़ैल को देख संजना और अनिल हैरान थे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उन्होंने उस चुड़ैल का भयानक चेहरा जो देख लिया था। पति पत्नी इतना कहते ही हैं कि तभी उनके सामने आ जाती है और वह वहीं गिर पड़ते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन गांव के लोग दोनों ही पति पत्नी का अनजान और सुधीर जैसी मौत देखकर समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण मौत नहीं है। अब मुझे समझ आ रहा है सारा माजरा। हमें तांत्रिक को बुलाना होगा। यह मौत इंसान नहीं बल्कि शैतान कर रहा है। मिलन सिंह गांव का बुजुर्ग व्यक्ति था। उसे यह सब देखकर समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण इंसान का काम नहीं है। अब वह तांत्रिक बुलाता है। तांत्रिक आदेश और शशिकला की मौत देखकर झट जाता है। जिसे तुम साधारण समझ रहे हो, वह तो एक शक्तिशाली चुड़ैल है। वही सबको मार रही है। बिरजू,
अपनी लड़की को गांव के लोगों के सामने बेरहमी से उसकी सौतेली माँ और अपने पिता ने मार दिया था। हम इसका मतलब यह चुड़ैल फुलवा है। अरे उसके अभागे माँ बाप ने इसे सबके सामने बेरहमी से मार दिया था और गांव वालों ने भी उसे बचाया नहीं। वो घरों में कम कर पैसे कमाकर अपने माँ बाप को दे रही थी। तब तक उसके माँ बाप ने उसे रखा। जब उसने पैसे देने बंद कर दिए तो उसे मार डाला। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। इसका उपाय है? हाँ है, लेकिन वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। उसे मारकर घर में रखा गया था, जिस वजह से यह सालों तक घर में बंद रहकर और भी शक्तिशाली हो चुकी है।